Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books including many soil sample question paper for various IGNO courses. Now let's start studying assignment for subject code BHDS 184 Radio लेखन। खंड का प्रश्न है, रेडियो से प्रसारित समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जो रेडियो समाचार की संरचना होती है, ये जो होता है समाचार पत्र या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड होता है, यानी ऐसे। तो इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण घटना सबसे पहले और उसके बाद में उसकी बाद की घटनाएं होती है। तो उल्टा पिरामिड संरचना में समाचार लेखन के कई लाभ होते हैं, जैसे यह श्रोताओं को विज्ञापन के अनुकूल, क्योंकि श्रोता जानना चाहते हैं। और इसमें एक और विशेष बात होती है कि जो उल्टा पिरामिड होता है, इसमें किसी भी समाचार का कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं। अब रेडियो समाचार के इंट्रो का उदाहरण ऐसा होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना हुई, आज उसमें 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। यह एक इंट्रो उदाहरण है। अब सारांश इंट्रो क्या होता है, जैसे अधिकांश इंट्रो इसी शैली में लिखे जाते हैं कि मुख्य खबर बातों को इंट्रो में पेश किया जाता है। इसमें मुख्यतः क्या, कब और कहाँ हुआ, इसका उत्तर दिया जाता है। फिर छतरी इंट्रो क्या होता है, इस इंट्रो में उन खबरों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिसमें कई तथ्य और यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसे प्राथमिकता दी जाए। जैसे इराक में नए संविधान के मसौदे पर और नए चुनाव के कार्यक्रम पर विचार के लिए राजधानी बगदाद में प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक शुरू हो गई, लेकिन उधर उत्तरी शहर मोसूल में आज एक आत्मघाती हमले के साथ 30 सैनिकों में मौत हो गई। अब रेडियो के लिए जो समाचार पत्री तैयार की जाती है, उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा, जैसे साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार सुने जाते हैं, इसलिए लेखन में काफी ज्यादा ध्यान रहता है। और फिर दूसरा क्या होता है, इसमें डेट लाइन, संदर्भ, संक्षिप्तकार और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें 24 घंटे रेडियो में न्यूज चलती रहती है। तो श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के, इसी तरह का। और शब्दों में बहुत सधी हुई भाषा होनी चाहिए, अपशब्द नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक पर सोदाहरण अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जो रेडियो में डॉक्यूमेंट्री से क्या अभिप्राय है? रेडियो में डॉक्यूमेंट्री से अभिप्राय है कि जहाँ पे दस्तावेज और आलेखों का ज्यादा प्रयोग किया जाए, उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री शब्द का प्रयोग 1926 में किया गया, ठीक है। और किसने किया? जॉन ग्रेवर्सन ने किया था। फिर उसके बाद आते हैं रूपक। तो रूपक डॉक्टर जय भगवान गुप्त के शब्दों में, रूपक हमारे सामाजिक जीवन को मानो दर्पण दिखाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रूपकार रेडियो को प्रयुक्त होने वाले नाट्य शिल्प को, सभी युक्तियों तथा रचना तंत्र के सभी उपकरण तथा शैलियों का सहारा लेता है। ऐतिहासिक कल्पनाशीलता, निर्माता की रुचि और उसका अनुभव भी होना चाहिए। इन सब का मिला जुला रूप ही रूपक कहलाता है। अब डॉक्यूमेंट्री और रूपक के आवश्यक तत्व क्या है? यथार्थता, सूचनाप्रद, नाटकीयता, मानवीय पक्ष, वातावरण निर्माण, समय सूचना संकेत, पात्र संख्या, स्वाभाविकता एवं बोधगम्यता, ठीक है। फिर वर्णात्मक रूपक होते हैं, 2 तरह के होते हैं। और कौन से होते हैं? काव्य रूपक होते हैं। रूपक का तीसरा भी प्रकार हो सकता है संगीत रूपक। तो अब आते हैं कि संगीत रूपक को बनाने के लिए क्या विशेष, यानी संगीत नियोजन होना चाहिए और प्रवाहमयता भी होनी चाहिए, तभी रूपक अच्छा और सुंदर प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो पत्रिका और व्यक्ति चित्र का सोदाहरण प्रकाश डालिए। इसका उत्तर आपको 400 शब्दों में देना। तो रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में रेडियो पत्रिका जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि रेडियो पत्रिका को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अन्य विधाओं में कैसे भिन्न है? किस पत्रिका को मैगजीन कहते हैं, जिसमें पाठकों की रुचि के अनुसार सामग्री प्राप्त होती है। इसमें गद्यात्मक आलेख, गीत, कविता, समाचार, टिप्पणियां, सब कुछ चित्र होते हैं, कुछ पहेली होती हैं, कुछ चुटकुले होते हैं। तो एक तरीके की, जैसे हम मैगजीन्स पढ़ते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पत्रिका। रेडियो पत्रिका की आवश्यकता क्या है? अब रेडियो प्रसारण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। तो इसके 3 स्रोत क्या हो गए? मुख्य उद्देश्य क्या हो गए? शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। सूचना की क्रांति के कारण ये उद्देश्य अब पुराने लगे। रेडियो को इसने थोड़ा
आगे सोचकर चलना होता है। रेडियो की प्रतिस्पर्धा अन्य संचार माध्यमों जैसे प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से है। देश में लगभग 95% जनता इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रेडियो पत्रिका विधा उभर कर सामने आई। अब रेडियो व्यक्ति चित्र की जरूरत कैसे पड़ती है? रेडियो में व्यक्ति चित्र का कार्यक्रम जो है वो व्यक्तिगत विषय से संबंधित होता है। जैसे आकाशवाणी केंद्रों से क्या होता है, इस कार्यक्रम को वार्ता रूपक, पत्रिका, यहाँ तक कि वृत्त चित्र भी प्रसारित कर सकते हैं। अब उसमें अब एक बात ये होती है कि रेडियो व्यक्तित्व चित्र आलेख में कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे इसमें आलेख के लिए शोध जरूरी होती है। जब आप किसी पर रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी तो आप कुछ लिख पाएंगे। फिर कार्यक्रम को तैयार करते समय आंकड़ों से थोड़ा बचें, क्योंकि श्रोता की रुचि पे पूरा ध्यान होता है। आप उसको कहानी के रूप में उसको सुनाएंगे, क्योंकि श्रोता को क्या अच्छा लगता है, आपकी उसकी बहुत अच्छी रुचि होनी चाहिए उसमें उसकी। तभी जब आप उसको बहुत ज़्यादा आंकड़े डॉक्यूमेंट देंगे तो वो उसको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्ति चित्र तैयार करते समय पहलुओं को उजागर करने में चयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो की भाषा अन्य माध्यमों की भाषा से किस प्रकार अलग है? तो रेडियो की भाषा के जो कोड होते हैं, शब्द, ध्वनि, प्रभाव, संगीत और मौन शामिल होते हैं। इसमें कुछ हद तक टेलीविजन और फिल्म के साथ साझा किया जाता है, लेकिन रेडियो इनका अलग अलग तरीकों से उपयोग करता है। परंतु फिल्म और टेलीविजन में क्या होता है, बोलते हुए शब्दों के साथ तस्वीरें आती हैं साथ में। आपको पता है, आप पिक्चर देखते, नीचे कैप्शंस भी आता है हिंदी में, इंग्लिश में। लेकिन रेडियो में क्या होता है, आपके पास सीमित है। आप सिर्फ शब्दों से ही अपनी बातों को समझा सकते हैं, शब्दों से ही, अपनी वाणी से ही संकेत दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। फिर फिल्म और टेलीविजन में इस प्रकार की सुविधा होती है कि पर्दे के माध्यम से साइन बोर्ड दिखाकर किसी भी मोहल्ले, शहर आदि का नाम आदि अनेक सूचनाएं दी जा सकती हैं, अर्थात कम समय में ज्यादा जानकारी दे सकती है। इसके अतिरिक्त कैप्शन की भी सुविधा होती है। रेडियो श्रव्य का माध्यम है, सिर्फ श्रोता उसे सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो अब दूर शिक्षा प्रणाली में औपचारिक शिक्षा प्रणाली का बहुत प्रभाव है, लेकिन औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में ये काफी लचीला। इसमें छात्र घर बैठे और कोई काम करने के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूर शिक्षा का भी पाठ्यक्रम होता है, इसकी भी परीक्षा होती है और संक्षिप्त समय के लिए संपर्क कक्षाएं भी होती है। लेकिन शिक्षण सामग्री मुद्रित रूप में छात्रों के पास भेजी जाती है और शिक्षण के लिए रेडियो या टीवी जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है। तो अब इससे क्या फायदा कैसे होती है? दूर शिक्षा में रेडियो का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके जरिए शिक्षण संस्थान से जुड़ाव रहता है। रेडियो के द्वारा ही वह अपने विषय के शिक्षक व अध्यापक से चर्चाएं और सवाल जवाब सुन पाता है। फिर दूर शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें शिक्षक तथा प्रशिक्षु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। वह प्रणाली अध्यापक तथा शिक्षण के तौर पर समय निर्धारण के अनुसार गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौते बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। और दूर शिक्षा में क्या होता है, छात्र रेडियो और टेलीविजन से ज्ञान अर्जित किया जाता है। एक प्रकार से रेडियो के माध्यम से जो छात्र होता है वो शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसे अध्यापक की कमी महसूस नहीं होती। अगला प्रश्न है, किसी भी कार्यक्रम के लिए लगभग 500 शब्दों में कमेंट्री तैयार कीजिए। तो कमेंट्री तैयार करना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल में आपके क्रिकेट हो रहा है या हॉकी हो रही है, तो आपको उसकी विवेचना जो आप देख रहे हैं, बस आपको वो बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा रहा है। जैसे कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, फिर कहाँ गोल मारा है, फिर कैसे बॉल कहाँ गई है, फिर बॉल किसने कैच की है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कमेंट्री में। फिर अब कौन गेस्ट आया है, फिर गेस्ट के साथ आपको फिर खेल पे आना, और आपको इसमें रुचि भी बनानी है कि जैसे मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हॉकी टूर्नामेंट है, तो जैसे आपने ये किया ठीक 5 बजे निर्णायक फेरी की सीटों से आवाज, दोनों तरफ से कप्तान उपस्थित हो गए, निर्णायक ने दिशाओं का निर्णय करने के लिए टॉस किया। फिर अब जैसे जैसे बस क्रम होता जाता है, आपको वैसे वैसे पूरी 1 बाय 1 आपको उसके बारे में बोलते जाना है कि कैसे क्या हुआ 1 बाय 1।
ठीक है। और आप जो देख रहे हैं, जैसे आपने ग्राउंड में जो कुछ देखा, वो आप दो टीमें हैं तो आप दोनों टीमों के बारे में बता दीजिए, फिर उन्होंने क्या कपड़े पहने उनके बारे में बता दीजिए, फिर जैसे गेस्ट आए उनके बारे में बता दीजिए। तो आपको उसमें एक उत्साह भी लोगों में और मनोरंजन भी होता रहे, जिससे उन्हें वो सुने तो अच्छा लगता है। बस यही होता है कि आपको कैसे उसकी कमेंट्री करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर 200 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला है रेडियो माध्यम। तो रेडियो क्या है? एक प्रसारण की दुनिया का एकदम अलग एवं आकर्षक है। बहुत सारे चीजें आई गई, लेकिन रेडियो आज भी लोग सुनते हैं। तो रेडियो की आवाज ही दुनिया में पल भर में एक संसार से दूसरे संसार में पहुंचा देती। अनेक कार्यक्रमों में एक साथ प्रसारणों में ट्रांजिस्टर की सुई थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर घुमाते हुए रहना लाखों लोगों का शौक बन गया। श्रोता अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार संगीत का स्वाद ले सकते हैं, नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करना, ताजा से ताजा समाचार सुने, ज्ञानवर्धन। हर आपको रेडियो पे मनोरंजन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, संगीत भी मिलेगा, समाचार भी मिलेंगे। तो सब कुछ रेडियो के माध्यम से आपको मिल सकता है। अगला टॉपिक है बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम। तो जो बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम होता है, उसमें क्या होता है कि इस प्रकार रेडियो कार्यक्रम में बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। जैसे प्रश्नों का अनुमान, बच्चों को रेडियो कार्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार के प्रश्न रखे जाएं। फिर बच्चों में जिज्ञासा का उत्तर देना है, कहानी शैली का अधिक से अधिक, क्योंकि बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। अगला है रेडियो नाटक। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में अनाकृति मूलक काव्य को नाटक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मानव के कार्यों, नीतियां और मनोरंजन का जीवंत चित्रण पात्रों के माध्यम से अनुकरण किया जाता है। अब रेडियो नाटक की तकनीकी और प्रस्तुतिकरण के आधार पर इनका क्षेत्र काफी विस्तृत है। जिन विषयों पर नाटक लेखन किया जा सकता है उसमें से क्या क्या है? सामाजिक विषय, ऐतिहासिक विषय, वैज्ञानिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय एवं अन्य विषय। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignuwala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। और इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want.